देखिए 2 नंबर चैप्टर हमारा है जैविक वर्गीकरण, है ना। उसमें टॉपिक देखोगे तो 4 से 5 टॉपिक है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे पूरा दुनिया का जो जीव था वह 1.7 से 1.8 मिलियन था। इस 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों को हम लोग क्रमबद्ध सजाए थे। सबसे पहले क्रम किए थे, क्लास बाय क्लास सजाए थे। जो क्लास बाय क्लास सजाए थे उसका ट्रिक आप लोगों को बताए थे, SG फॉक, DV फाई किंग। तो तुम तो नए हो ना, तो SG फॉक यही ना था, DV, जब तक वो चैप्टर हमारा क्लियर नहीं, इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। फाई किंग। अब देखेंगे S से क्या निकल के आया था, G से क्या निकल के आया था, F से क्या निकला था, O से, C से, DV से, फाई से, किंग से, एकदम इजी ट्रिक था। SG फॉक, DV फाई किंग। अब किंग हमारा क्या आ गया, सबसे अंतिम क्या था, किंगडम। सबसे शुरू में क्या था, फाइल, स्पीसीज। तो स्पीसीज में सबसे अधिक समान गुण देखने को मिलेगा और किंगडम में सबसे कम समान गुण देखने को मिलेगा। विविधता यानी डाइवर्सिटी सबसे अधिक देखने को मिलेगा किंगडम में और सबसे कम देखने को मिलेगा स्पीसीज में। तो 1.7 से 1.8 मिलियन जितने स्पीसीज थे, इनको हमको सजाना है किस चीज में, किंगडम में। जितना कम ग्रुप में बांट देंगे उतना पढ़ाने में या पढ़ने में सुविधा होगी। तो मात्र हम 5 ग्रुप में बांटे थे इसको। कितने ग्रुप में बांटे थे, 5 ग्रुप में बांटे थे। याद है कौन कौन ग्रुप है, एकदम इसका भी ट्रिक था, मो, प्रो, फू, प्लान, एनी, यही ना था। मो से, प्रो से, फू से, प्लान से, एनी से, एनिमेलिया। इस प्रकार याद हो गया था। तो SG फॉक, DV फाई किंग, मो, प्रो, फू, प्लान, एनी, एक ट्रिक में पूरा पिलर स्टार्ट हो गया हमारा। इसी को अब हम देखेंगे एक एक करते हुए इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। देखिए जीव जगत का वर्गीकरण, फोटो जो देख रहे हैं इसमें सब जीव है और सब जीव के बारे में अगर हम एक एक करके कई दिन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। है पूरे जीवों की बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझेंगे, बायो के मतलब जीव और डाइवर्सिटी के मतलब उसमें अंतर। तो जितना भी जीव आपको दिखाई दे रहा है सब एक दूसरे से देखने में भिन्न है, इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इस समझ में आ गया। ये भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। देख रहे हैं ना, सब जीव एक दूसरे से एक जैसा है। 2 पक्षी है तो क्या दोनों पक्षी की चोंच एक जैसा है, 2 एक ही जीव है तो दोनों जीव की आंखें एक जैसी है ना है। सभी जीवों में कुछ ना कुछ विविधता है, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए, और जब से सभ्यता आरंभ हुआ है, जब से शुरू से आरंभ से पृथ्वी आरंभ हुई है, सभ्यता आरंभ हुआ है, तब से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी समान आधारित थे। आज से नहीं, शुरू से वर्गीकरण किया गया था। किसके आधार पे, तो जीवों के भोजन करने के आधार पे, उनके वस्त्र के आधार पे और उनके आवास के आधार पे। जैसे अब इसको देखिएगा, ये सब जीव है ना, भोजन के आधार पे, कौन अंडा खाता है, कौन दूध खाता है, कौन दही खाता है, कहाँ पे रहता है, कोई गुफा में रहता है, कोई जंगल में रहता है। इसके आधार पे जीवों का वर्गीकरण किए थे शुरू में। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो जीवोकरण के वैज्ञानिक मानदंड का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। इन्होंने क्या किया था, देखिए अरस्तु का फोटो को देख रहे हैं हम लोग, नहीं दिख रहा है, ये अरस्तु है। इन्होंने पादप को यानी जितने पौधे हैं उनको सरल आकार की लक्षण यानी ऊपर से दिखाई देने वाला समान लक्षण के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया था। तो सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था,
अरस्तु ने दिया था साधारण गुण के आधार पे, यानी पौधे के साधारण गुण सरल आकार के लक्षण के आधार पे दिया था, जिसमें पौधे को बांटे थे वृक्ष में, झाड़ी में और शाक में। देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हर्ब्स, शाक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा झाड़ी, ये क्या हो गया यानी बड़े पौधे, मझोले पौधे और छोटे पौधे। इसके आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण कर दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो पौधे को देख लिए, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। जीव का किसके आधार पर किए थे, किसमें लाल रक्त है, किसमें लाल रक्त नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पे, कभी कॉकरोच को मारे हो, आज तक कभी नहीं मारे हो कॉकरोच को, कभी पैर से चिपाया नहीं है। अच्छा, केकड़ा को मारे हो, केकड़ा तो बहुत सारे लोग खाए भी होइएगा ना, खाता है केकड़ा सब। तो क्या केकड़ा को मारते हैं तो उसके पास ललका खून निकलता है, कॉकरोच के पास से निकलता है। तो जीवों को, प्राणियों को उन्होंने दो श्रेणी में बांटा था। अच्छा, मछली को काटते हैं खून निकलता है, इसमें तो खून निकल ही जाएगा। तो जीवों को दो भाग में बांट दिए थे, एक लाल रक्त वाले और एक बिना लाल रक्त वाले, समझ गए। तो अरस्तु के बारे में पूछा जाए तो दो डाटा याद रखिएगा, पौधे को तीन भागों में बांटा था, शाक, झाड़ी और वृक्ष, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। और प्राणियों को दो भाग, एनिमल्स को दो भागों में, एक रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट और रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट। आ गया बात समझ में। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम, इसके बाद आए थे लिनियस। कौन आए थे, लिनियस। इन्होंने पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति, एक सिस्टम नाम दे, सिस्टम का नाम था द्विजगत, अंग्रेजी में बोलेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, विकसित की, जिसमें उन्होंने प्लांटी यानी पादप एवं एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया। कार्लोस लिनियस क्या किए थे, जिनका फोटो देख रहे हैं, इन्होंने पूरे जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया, यानी एक भाग पौधे को अलग कर दिए और जंतु को अलग कर दिए। इसका नाम दिया था दो जगत पद्धति, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा, पूरे जंतु को दो भागों में बांटा था। उसके बाद आए थे आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित किया था, वो दो दिए थे। अच्छा, आपको हम जब थ्योरी पढ़ाए थे वहाँ पे 3 भी पढ़ाए थे और 4 भी पढ़ाए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न 3 पढ़ना है न ही 4 पढ़ना है, सीधे 2 के बाद कितना पढ़ना है हमको, 5 पढ़ना है, क्योंकि हमको क्लास तुरंत खींचना है। तो सीधे एनसीईआरटी से चलते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसके अनुसार से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया था। इसका ट्रिक भी आपको हम बताए थे, अभी बताए थे ना। देखिए 5 भाग में बांटे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। तो इस प्रकार से ट्रिक याद हो गया है। इस सबको याद किससे करेंगे, मो, प्रो, फू, प्लान, एनी, बस इतना ही याद रखेंगे, हमरा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। मो से मोनेरा, मो फोर मोनेरा, प्रो फोर फू फोर, प्लान फोर और एनी फोर एनिमेलिया। कितना अच्छा से याद हो जाएगा ना, मो, प्रो, फू, प्लान, एनी। यानी आर.एच. व्हिटकर ने पूरे 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड कर दिया था, जिसका पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। ट्रिक क्या है, मो, प्रो, फू, प्लान, एनी, बस यही 5 चीज में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन हो गया हमारा। अब क्लासिफिकेशन का गुण क्या था, तो इनका क्लासिफिकेशन किसके आधार पे किए थे, सो देखिएगा। जो कार्लोस लिनियस क्लासिफिकेशन किए थे, उसका मापदंड जो था, मानदंड उसका था, सबसे पहला था कोशिका संरचना, दूसरा शारीरिक संरचना, तीसरा पोषण की प्रक्रिया, चौथा प्रजनन और 5वां जाति वृत्तीय संबंध।
इस प्रकार से 5 गुण के आधार पर जीवों को उन्होंने बंटवारा किया था। अंग्रेजी में समझ लीजिएगा, इसको बोलेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन और इसको बोलेंगे इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कौन सा जीव किससे विकसित हुए। हम लोग मालूम है कि हम लोग जो है से बंदर से विकसित हुए हैं, तो हमारा पूर्वज कौन है, बंदर। तो इसी को किस जाति से आगे की कौन जाति विकास किया है, इसी को हम बोलते हैं जाति वृत्तीय संबंध, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अंग्रेजी मीडियम पुस्तक में होगी, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे दे दिया गया, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों बोल सकते हैं हम लोग। आर.एच. विटकर का हम लोग देख लिए कारनामा। अब इन्हीं का कारनामा सबसे सटीक है। इसके आधार पे कौन से जीवों में कौन कौन गुण है, एक एनसीईआरटी का तालिका आपके पास में है, इसको हम समझेंगे। तो एक हमारा सबसे पहला है लक्षण, 5 के बारे में दिया हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और सबसे सटीक हम इन्हीं को मानते हैं, आर.एच. विटकर को ही मानते हैं। सबसे सटीक क्लासिफिकेशन जो हमको पढ़ना है आर.एच. विटकर का ही है 11th में। अब इसके ऊपर जाइएगा, जब ऑनर्स में जाइएगा आपको तो इनसे भी ज़्यादा 3 डोमेन सिस्टम पढ़ना होगा, 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम उसको बोलते हैं। उसके बाद और जितना ऊपर क्लास में जाइएगा उतना बृहद हो जाएगा। जैसे आप 9th में अगर पढ़े होइएगा तो जंतु को जब डिवाइड किए थे तो मात्र 9 फाइलम पढ़ना होगा आपको। 11th में आइएगा तो 11 फाइलम पढ़ना है, जो अभी स्टार्ट किए हैं ऑफलाइन क्लास में, तो 11th फाइलम है। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे क्लास आपका ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका सिस्टम भी क्या हो जाएगा, बड़ा होते चला जाएगा। अब एक एक के गुण को समझिए। तो मोनेरा में कोशिका का प्रकार कैसा है, प्रोकैरियोटिक में जानते हैं उसके पास केंद्रक न केंद्रक होता है, न उसके पास किसी भी प्रकार की केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा, इसके पास कोशिका भित्ति जो है किसका बना होता है, सेलुलोज रहित। मतलब क्या है कि नहीं है, नहीं है, समझ लो। रहित का मतलब कि नहीं है और सहित का मतलब है, हिंदी में बोलेगा तो यहाँ एनसीईआरटी यूज क्या है, रहित। अब हम लोग समझ जाएंगे अपना भाषा में, रहित के मतलब कि है, ये ना समझ जाएंगे। यहाँ रहित का मतलब है नहीं है, सहित के मतलब है। तो सेलुलोज रहित यानी सेलुलोज का नहीं होता है, तो किसका होता है, बहु शर्करा यानी पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल का बना होगा। तीसरा देखेंगे, इसमें केंद्रक झिल्ली है, अब्सेंट है, नहीं है। काय संरचना, इसका शरीर का संरचना कैसा है, यानी इसका जितना भी मनोरा है उसका शरीर केवल और केवल कोशिका का ही बना होता है। हम लोग बॉडी का स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि एक एक कोशिका पूरे जीव शरीर का निर्माण करता है। बड़े जीवों में छोटी छोटी कोशिका आपस में एडजस्ट करके उत्तक बनाती है, उत्तक आपस में जुड़कर अंग को बनाता है, अंग आपस में जुड़कर अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, और ऑर्गन सिस्टम आपस में सीरियली जुड़कर एक पूरा बॉडी का निर्माण कर लेता है। तो लेकिन इस मोनेरा के पास में क्या टिश्यू होंगे, उत्तक होंगे, नहीं, केवल और केवल क्या पाया जाएगा, कोशिका। इसका अंदर पोषण विधि देखिए, इसका पोषण विधि स्वपोषी हो जाएंगे यानी ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे। तो ऑटोट्रॉफ में 2 प्रकार के, एक रसायन संश्लेषी और दूसरा प्रकाश संश्लेषी। आगे हम डीप से पढ़ेंगे, इसमें तो चर्चा वहाँ है। पहले इस जो टेबल दिया है एनसीईआरटी, इस टेबल को पहले समझ लीजिए। इससे आपका लगभग क्वेश्चन जो भी उसके अंदर में है पॉइंट बना के आप लिख सकते हो, इसलिए हम टेबल को समझा रहे हैं। इस टेबल को समझ गए तो पूरे समझ गए, चैप्टर खत्म आपका। तो इसका एक विधि क्या था पोषण का, स्वपोषी। दूसरा विधि क्या है, परपोषी। परपोषी में मृतपोषी और परजीवी। यानी परपोषी समझते हैं कि जो अपना भोजन अपने नहीं बना सकता है, किसी न किसी जीव पर आश्रित है। अब दूसरे जीव पर आश्रित है तो इसमें 2 प्रकार का है। एक है मृतजीवी, मृतपोषी, जिसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं अंग्रेजी में,
यानी कोई मर गया जीव तो उसको सड़ा गलाकर उससे अपना पोषण को प्राप्त करेगा, उसी को बोलेंगे मृत जीव। उसके बाद है परजीवी, तो किसी जीव के शरीर के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, रहकर उसके शरीर से पोषण को प्राप्त करता है, उसी को हम परजीवी कहते हैं। जैसे हमारे अगर माथे में कभी जू है तो उसको भी क्या बोलेंगे, परजीवी है। कुत्ता के शरीर पर अठगोरबा होता है तो वो भी क्या है, परजीवी है। भैंस के शरीर पर बड़े बड़े ढील देखने को मिलेंगे, वो भी क्या है, परजीवी है। तो किसके रूप में होगा ये मोनेरा, स्वपोषी भी हो सकता है और परपोषी भी होता है। स्वपोषी में दो प्रकार का, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी, और परपोषी में दो प्रकार के, मृतजीवी और परजीवी। अब प्रजनन की विधि, तो प्रजनन की विधि यह संयुग्मन करता है, यानी दो बैक्टीरिया, अब तो केवल कोशिका का बना है तो इसके पास लैंगिक जनन है नहीं, तो प्रजनन के रूप में अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए सबसे समान विधि अपना शरीर को वृद्धि करके दो भाग में तोड़ लेता है, सेल डिवीजन। तो उसमें तो एक के प्रकार का जीव उत्पन्न होता रहेगा, एक के जैसा उत्पन्न होता रहेगा, लेकिन लैंगिक जनन करने के लिए क्या कहता है कि दो बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं और दोनों का आनुवांशिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले बैक्टीरिया का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं संयुग्मन। आगे देखेंगे इसको डीपली। उसके बाद बच गया हमारा प्रोटिस्टा, इसको पढ़िए। प्रोटिस्टा कैसे जीव है, यूकैरियोटिक्स। इसके बाद सब कैसा हो गया, यानी यूकैरियोटिक समझिए जिसके पास केंद्रक भी है और केंद्रक झिल्ली भी है और उसके कोशिका के सभी अंगक एक झिल्ली से अलग अलग बंधे हुए हैं, उसी को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। तो जितना, सॉरी यूकैरियोटिक बोलेंगे, जितना प्रोकैरियोटिक था उसको किसमें डाल दिए, और जितना यूकैरियोटिक था सब इसमें बांट लिया है। ठीक है, अब बांट लिया है तो देखिएगा सब यूकैरियोटिक में अब कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित है और केंद्रक झिल्ली सब में उपस्थित है। कोशिका संरचना सबका कैसा होता है, ये भी प्रोटिस्टा में भी सब खाली कोशिका का ही बना होगा, और इसका पोषण विधि स्वपोषी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी और परपोषी हो जाएगा, और इसमें जनन की क्रिया युग्मक का संलयन और संयुग्मन दोनों से होती है। ठीक है, अब इसका हम चर्चा आगे क्लास में करेंगे जब डीपली स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा। वहाँ फंजाई को देखिए कैसा है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है। अब बताओ सेलुलोस है कि नहीं है, रहित मतलब नहीं है, किसका होता है, काइटिन का होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली, अच्छा इसका शरीर बहुकोशिकीय और अदृढ़ उत्तक का बना होता है। इसकी पोषण विधि केवल और केवल परपोषी, परपोषी में दो प्रकार का, मृतजीवी और परजीवी। और यह प्रजनन की विधि क्या करेगा, अब यहां से निषेचन स्टार्ट हुआ। तीसरा जीव देखेंगे प्लांटी। सब प्लांटी कैसे हैं, यूकैरियोटिक। इसमें कोशिका भित्ति है कि नहीं है, किसका है, सेलुलोस सहित लिखा हुआ है। प्लांट का कोशिका भित्ति किसका बना होगा, 3 क्वेश्चन बार बार आपको पूछेगा। बैक्टीरिया या मोनेरा का कोशिका भित्ति किसका बना होगा, बहुत शर्करा पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का। उसके बाद पूछेगा फंजाई का कोशिका भित्ति किसका बना होगा, सेलुलोस का बना है, काइटिन का बना है, और प्लांटी का किसका बना है, सेलुलोस का है। 3 याद रखिएगा। और एनिमेलिया में, एनिमेलिया के बाद में चर्चा करेंगे। केंद्रक झिल्ली इसमें प्लांटी में उपस्थित है। इसका बॉडी का संरचना उत्तक, अंग, अंग तंत्र सबका मिलकर बना हुआ है। और इसमें पोषण की विधि सबका सब क्या है, स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी है, और प्रजनन की विधि निषेचन है। अब अंतिम आ जाएंगे किसमें, एनिमेलिया में। अब इसमें देखेंगे इस सबका सब जीव कैसा है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। इसका शरीर बना होता है अंग तंत्र का, और यह सबका सब परपोषी है। परपोषी का प्रकार प्राणी, संभोजी और मृत पोषी। कुछ जीव ऐसे है जो मरल को खा जाएगा,
और कुछ जीव ऐसे हैं जो भोजन को निगल के खाएगा, ठीक, भोजन को। तो हम लोग प्राणी सम भोजी है, यानी भोजन, कोई भी भोजन को लेते हैं मुंह के द्वारा काट कर तब भोजन को करते हैं। और ये सब बैक्टीरिया जो था उस सब के पास में मुंह नहीं होता है, चमड़े से सोख लेगा, चमड़ा भी उसके पास में ना है, कोशिका है, कोशिका से ही भोजन को क्या करेगा, सोख लेगा। कभी कुत्ता को मरते हुए देखे हो? रास्ता पर में कुत्ता मर जाता है, उसका मांस कोई नहीं खाता है, खाता है। लेकिन जाओगे अपने स्टेट में नागालैंड की तरफ जाओगे तो वहाँ के लोग कुत्ता का खूब बढ़िया से भोज कर देता है। अपना बिहार चुनाव में, एक विधानसभा चुनाव में आयल था, उधर वाला फौज सब नटका सब बखरीदवा हाई स्कूल में लगा था कैंप। ये एरिया के काय गो कुत्ता खत्म हो गया, यानी कितना कुत्ता को मारकर खा गया। तो कुत्ता की मांस में तुरंत कीड़ा पड़ जाता है, वह काटेगा, तुरंत भूंज भांज करेगा, भूंजते भूंजते में खा जाएगा उसको सब, अधिक देर तक छोड़ेगा नहीं। अभी हाल फिलहाल में वो नेताजी का पार्टी हुआ था, जदयू के नेताजी का पार्टी किए थे, मटन पार्टी किए थे ललन सिंह। उसमें हल्ला हुआ कि जिस गांव में पार्टी किए थे उस शहर का जितना आवारा कुत्ता था सब खत्म। कभी नेता उता के भोज खाने नहीं जाना जी, अगर मटन पार्टी हो तो, समझ गए? क्या कि उसमें होता क्या है, खस्सी भी रहा, मान लिया खस्सी भी रहा और कुछ नहीं मिला। नेताजी तो नहीं कहते कुत्ता काटने के लिए, लेकिन नेताजी के कार्यकर्ता रहता है, और जहाँ नेता शब्द लगा हुआ है नीचे से ऊपर तक चोरे चोर होगा, एक को उसमें इंसान नहीं होगा। तो सबको आदत है, ऊपर से 100 रुपया आया तो 10-10 रुपया चुराने का आदत है। ज़मीन तक आते आते पब्लिक को 10 रुपया मिला, चाहे वो भी नहीं मिल पाता है। इंदिरा आवास में कैसे देखते हैं, कुछ मुखिया जी, कुछ आवास सहायक, यानी सरकार जितने रख देता है बहाल करने के लिए उतने उसमें घोटालाबाज चल जाता है ना। पब्लिक के पास में वहाँ से चलता है 1.5 लाख रुपया, यहाँ 1 लाख पहुँच जाता है, तो 90,000 से 1 लाख पहुँचता है। 60,000 रुपया रास्ते में मुखिया से लेकर BDO CO से लेकर ऊपर तक सब बाँट चुट कर खा जाता है। सब वो सब मिला जुला खा पी जाता है। तो जैसी नेताजी शब्द आया, सुनो रे, मुखिया जी का भोज कभी मटन का हो, प्रमुख साहब के भोज हो, नेताजी का भोज मटन का हो, तो वो क्या करेंगे, को दे देंगे ऑर्डर किसी और दूसरे को। तो नेताजी वहाँ से पास कर दिए, इतना पैसा में भोज खिला देना है, और जिस कार्यकर्ता को दिए वो तो ओकरे जो रहल है, ओकरे गुण सीखल है, वो उसमें से बचाना चाहेगा। तो अब वो दे देगा किसी कसाई को, तुमको इतना किलो मटन दे देना है। अब वो कसाई देखे इतने में कैसे पुराएंगे, तो ठीक है, वो राती से खस्सी काटना स्टार्ट के 2-4 कुत्ता के उठा लाया, और खस्सी के साथ कुत्ता के मांस अति जब चमड़ा हटा के डाल देगा तो मांस पता चलेगा जी। मिला दिया, सबको कुत्ता खिला दिया। हर बार जब चुनाव के समय आता है तो पिछले बार विधानसभा चुनाव में पटना में जो नाली बहती है ना, उसमें कुत्ता का मूड़ा बह रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि समझो कि जितना कुत्ता था सब काट कर खिला दिया, नेता से लेकर चमचा सके खिला दिया। चलिए, तो हम लोग किस टॉपिक से कुत्ता में पहुंच गए थे रे? प्राणी सम भोजी। भोजन को हम खाते हैं ना, खाते हैं, निगलते हैं। छोटे छोटे जीव जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, उसके पास में प्रॉपर मुंह होता नहीं है, तो भोजन को क्या करता है, बगल से सोखता है। हम कुत्ता के मरने पर कह रहे थे, बगल में कोई कुत्ता मर जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कुछ दिन के बाद वहाँ खूब बदबू आएगा, तो उस पर पहुँच जाएगा कवक। क्या पहुँच जाएगा? यही फंजाई पहुँच जाएगा, और वहाँ पहुँच जाएगा मोनेरा। अब मान लिया कि कुत्ता की बॉडी है, देखिए ये कुत्ता की बॉडी है, ये मरा हुआ कुत्ता है ना, पेट उठ फूल गया, इसका एकदम फूल जाता है। अब पहुंचेगा इस पर कवक, छोटे छोटे कवक पहुंचेंगे, छोटे छोटे, हम आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, कवक पहुंच गए इसके शरीर पर। कवक पहुंचे और मोनेरा के सदस्य पहुंचे, जो मृत जीवी है। कौन सदस्य पहुंचेंगे? जिसको मरल चीज में स्वाद बुझाएगा। हम लोग तोरा मिठाई का सेंट पता चलता है? सब जीवों के पास में अपना ओ फ्लैक्ट्री यानी सुगंध की क्षमता होती है। बगल में कहीं मटन भूंजाएगा तो मालूम चल जाएगा, तो ना पता चलता है। तो उसी प्रकार उसको भी पता चल जाता है जो कहीं पे भोज अगल बगल में है, और कहीं दूर से नहीं लाना पड़ता है, गांव अलग नहीं है, हवा में उड़ रहा है, बहुत सारा कवक हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको हवा में उड़ रहा है तो कहाँ पसंद पड़ेगा? जहाँ गर्म और नरम, यानी गर्मी भरी नमी भरी जगह है, वहाँ पे कवक मिलेगा ही मिलेगा।
देखिएगा बरसात के समय फफूंदी ना छा देता है, पाँव रोटी खोले हो कभी, देखिए उस पर हरा हरा छा देता है, क्या है वो? कवक है, वो भी क्या है? कवक है। तो ठीक कुतबा के ऊपर चल गया कौन कवक? मृतजीवी। अब बैठकर ये अपने अंदर से हम लोग को खाने के लिए मुंह में लार लाना पड़ता है। इसके पास में एक ही कोशिका है, समझे, इसके पास में एक ही कोशिका है, ये कोशिका है, बाहर से कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति में छेद है छोटा छोटा, इसमें क्या है? छेद है छोटा छोटा। अब बैठेगा तो अपने अंदर से इसके पास में केंद्रक है, अपने अंदर से इसका डीएनए बनाएगा लार, यानी पाचक इंजाइम। ये अपने अंदर से जो डाइजेस्टिव इंजाइम है, रस है, वो रस को छोड़ देगा किसके ऊपर? कुत्ता के शरीर पर। जहां पे छोड़ेगा वहां पे वह गलने लगेगा, वह भाग गलने लगेगा। और जैसी गलेगा तो छेद में है उसको क्या कर लेगा? सोख लिया। इस प्रकार इसको भोजन मिल गया, तो ये भोजन क्या करता है? कोशिका भित्ति के छिद्र द्वारा सोख कर करता है। आ गया बात समझ में? इस पर लाखों बढ़ जाएगा, करोड़ों बढ़ जाएगा, अरबों बढ़ जाएगा, और अरबों जो है इसी प्रकार से इंजाइम को छिड़केगा। अब मालूम चलेगा 10 दिन में कुत्ता के पूरे शरीर के मांस उसको गला सड़ा के खा पी कर चिकन कर दिया। और जब यह गलाएगा उसको, तो उससे बहुत सारे गैस निकलेंगे, CO2 मीथेन वगैरह निकलेगा। तो उसके निकलने से वातावरण में क्या होता है? बदबू फैलती है। तो हम लोग निकलते हैं, कुत्ता मर होगा ना, नाक बंद करके निकलते हैं। तो उसको सड़ाने का काम कौन करता है? कवक करता है। अगर वो नहीं सड़ पाएगा तो इसी पड़ल रह जाएगा, पड़ल रह जाएगा ना। अगर समझो कि अगर यह कवक न हो और जीव सड़े नहीं, तो पूरा पृथ्वी पर मर कर कुत्ता का ढेर लग जाएगा, ना लग जाएगा। तो वातावरण में बहुत अच्छा काम करता है, यह जीव को सड़ाता है, गलाता है, खा जाता है। और जहां पे देखिए कुत्ता मरल रहता है वहां पर खूब लंबा लंबा घास हो जाएगा, और जहां पे सामान है तहां पर छोटे छोटे घास रहेगा। तो क्योंकि उस कुत्ता के शरीर से जो कार्बनिक पदार्थ था उसको तो बैक्टीरिया खा गया, और जो उसके मिनरल्स थे वह जमीन को दे दिया। खनिज पदार्थ कहाँ रह गया? वो जमीन में। तो वह जमीन उपजाऊ बन गया। आया बात समझ में? वो जमीन क्या बन गया? उपजाऊ। तो वहां पर के घास को भोजन ज्यादा मिला, खनिज पदार्थ ज्यादा मिला, तो घास ज्यादा वृद्धि कर गया। कितना मजेदार चीज है ना, सब एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो एनिमेलिया, अच्छा तो प्राणी संभोजी को भी समझ गए, मृतपोषी को भी समझ गए। अब निषेचन को समझ रहे हैं। नर और मादा का दोनों का युग्मक, यानी अंडाणु और शुक्राणु जो आपस में मिलता है, उसी को बोलते हैं निषेचन। तो इसमें निषेचन तो इसमें जीव का निर्माण, इसमें जनन किसके द्वारा होगा? पौधा में किसके द्वारा होगा? निषेचन के द्वारा। फंजाई में किसके द्वारा होगा? अच्छा, प्रोटिस्टा में किसके द्वारा होगा? युग्मक संलयन और संयुग्मन के द्वारा। मोनेरा में किसके द्वारा होगा? संयुग्मन के द्वारा। यह जो था एक रफ डायग्राम था, पूरे किताब का एक निचोड़ है, पूरे 5 किंगडम का गुण है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि मोनेरा क्या है, इसके लक्षणों का वर्णन करे, ये टेबल से वर्णन होगा कि नहीं होगा? क्या गुण है रे? 1 2 3 4 5 6 गो तो लिख ही लोगे ना, लिख लीजिएगा। लिखिए कि मोनेरा आरएच बिटकर द्वारा जीवों को 5 भागों में बांटा गया था, जिसका एक किंगडम मोनेरा है। प्रोटिस्टा के बारे में पूछे तो भी वैसे लिख दीजिएगा कि आरएच बिटकर ने पूरे जीवों को 5 जगत में बांटा था, जिसका एक जगत प्रोटिस्टा है, और इसके गुण निम्नलिखित है। 1 नंबर गुण में दीजिए कोशिका के प्रकार, और डैश देकर लिख दीजिएगा इसमें कोशिका प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें तो कोशिका भित्ति लिखकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा इसमें कोशिका सेलुलोस रहित होते हैं, और इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? बहुशर्करा और एमिनो अम्ल की बनी होती है। हिंदी में पढ़ रहे तो पूरा हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में जो टेबल है उसको बनाकर लिख लोगे, हो जाएगा ना? आ रहा है समझ में? उसके बाद पूछेगा केंद्रक झिल्ली यानी निकुलियर मेम्ब्रेन, तो निकुलियर मेम्ब्रेन के बारे में पूछेंगे। इसमें अब सेंट होता है। अब है काय संरचना, उसमें होगा बॉडी स्ट्रक्चर, यही ना है, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसा होता है? तो ओनली फॉर सेलुलर, केवल और केवल कोशिका का बना होता है। लिख सकते हो। पोषण की विधि, तो अब लिखिएगा पोषण इसमें 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी में कुछ जीव रसायन संश्लेषी होते हैं, तो कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं।
इनके सदस्य परपोषी भी होते हैं, जिनमें कुछ मृतपोषी तो कुछ परजीवी होते हैं। आज जनन के जब प्रजनन की विधि पूछेगा तो लिखेंगे यह प्रजनन संयुग्मन के द्वारा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 गुण करते हुए इस प्रकार अगर आपसे पांचों के बारे में पूछा जाए तो लिख लीजिएगा। चैप्टर खत्म होना गया, कुछ बचल है में, लेकिन अब चलो थोड़ा सा और डीपली डिस्कशन पढ़ेंगे। जब इतना अबे किए हो, जब तुम लोग मेहनत करते हो यहाँ पे, तो अब देखिए आपको हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे। आप कभी कभी नीट का भी क्वेश्चन दे देंगे आप